नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 6 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल फिर आज हम डिस्कस करेंगे फिर से इंडियन एक्सप्रेस का बैगर थाई नेबर कंसेप्ट से संबंधित। बैगर थाई नेबर, इससे पूरे वर्ल्ड का नुकसान होता है। और तीसरा आर्टिकल फिर बजट में हेल्थ केयर से संबंधित प्रोविजंस के बारे में है। अपोलो हॉस्पिटल के जो फाउंडर हैं प्रताप रेड्डी, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और वो मेनली अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं है। अब बिजनेसमैन हैं तो जाहिर तौर पे सरकार की तारीफ ही करेंगे, तो एनालिसिस नहीं है, लेकिन क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं उनकी तारीफ इस आर्टिकल में की जा रही है। तो जो बजट में प्रोविजंस किए गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़े बहुत हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं जब हमने बजट डिस्कस किया था। उन्हीं पॉइंट्स को थोड़े सजा के डेकोरेट करके बोला गया है, तो काइंड ऑफ रिवीजन ही होगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया की ना न्यूक्लियर जर्नी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी जो टॉपिक है उससे आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। क्या कंटेस्ट है देखो, इस बार की बजट स्पीच में ना वित्त मंत्री ने ये बोला इंडिया में ना ज्यादा न्यूक्लियर पावर नहीं जनरेट हो पा रही है। इसके पीछे देखो 2 एक्ट्स जिम्मेदार हैं। एक तो देखो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 वाला, एक 2010 वाला सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी वाला एक्ट। इन दोनों के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सरकार ने यह मंशा जाहिर की है कि हम इन दोनों एक्ट्स को अमेंड करेंगे। तो देखो आप पूरी अगर इंडिया की जर्नी देखोगे ना, इंडिया देखो एशिया में ना दूसरा ऐसा देश था जिसने ना न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया। जापान के बाद इंडिया दूसरा ऐसा देश था जिसने 1969 में तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया। चाइना ने तो हमारे काफी बाद शुरुआत की थी। 1950s में इंडिया का न्यूक्लियर R&D प्रोग्राम जो था काफी इंप्रेसिव था। 1960s में वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से हमने अपना ये पहला तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया था। उस समय देखो 1970 में ना इंडिया ने एक टारगेट रख दिया था कि भैया 2000 आते आते ना हम हमारे देश में 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ये हमारा टारगेट था जो हमने 1970 में रखा था। क्या हमने ये टारगेट अचीव किया? नहीं किया। 2000 से तो 25 साल आगे हो चुके हैं, 2025 में हम आ गए हैं। अभी भी हमारे देश में न्यूक्लियर पावर सिर्फ 8200 मेगावाट जनरेट होती है, 8200। जबकि चाइना का देखिए, चाइना में आज के समय में इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी जानते हो कितनी है? 58,000 मेगावाट। कितना आगे निकल गया चाइना ने, हमसे लेट स्टार्ट किया था। साउथ कोरिया देख लीजिए, साउथ कोरिया में आज के समय में इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी जानते हो कितनी है? 32,000 मेगावाट। यूएई ने तो यार पिछले 10 साल पहले ही स्टार्ट किया था। इवन यूएई ने भी 5200 गीगावाट न्यूक्लियर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस्टेब्लिश कर ली है साउथ कोरिया के रिएक्टर्स के बदौलत। और चाइना, साउथ कोरिया, ये दोनों देश जिन्होंने इंडिया से लेट स्टार्ट किया था, आज के समय में ये बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। साउथ कोरिया ने भर भर के यूएई को न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एक्सपोर्ट किए और साउथ कोरिया के रिएक्टर्स की बदौलत यूएई भी इंडिया से आगे निकल गया है। सोच के देखो। अब देखो नया टारगेट रखा है सरकार, नए नए टारगेट्स रखती रहती है, लेकिन वो टारगेट्स कभी अचीव नहीं होते, रियलाइज नहीं होते। अब सरकार ने एक और टारगेट रख दिया है, 2047 से पहले हम 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इतनी हमारे पास में कैपेसिटी होगी। लेकिन ये टारगेट अचीव करने में ना 2 जो एक्ट्स हैं वो रुकावट हैं। पहला है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, दूसरा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। क्यों रुकावट है जानते हैं। अभी थोड़ा हिस्ट्री में ही रहिए, आप आगे मत बढ़िए। देखो जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम नहीं गिराया था ना 1945 में, उससे पहले ही टाटा से प्राइवेट फंडिंग मिली थी होमी भाभा की रिक्वेस्ट पे, और हमारे देश में भी न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ये अर्ली 1940s की बात है, 1945 से पहले की बात है। फिर देखो क्या हुआ 1950s में ना, 1950s में वेस्टर्न पावर्स इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार थी न्यूक्लियर फील्ड में, और हमने उनकी मदद ली भी ली। वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से हमने तारापुर न्यूक्लियर प्लांट एस्टैब्लिश किया था, खास करके यूएस की मदद से।
आप बोलोगे जब देखो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को मदद कर रही थी शुरुआती सालों में, तो बाद में आखिरकार क्या हो गया, सिचुएशन कैसे खराब हो गई? सिचुएशन देखो खराब होना स्टार्ट हुई 1967 में, जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी। उसमें यह डिसाइड हुआ वो देश जिन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं ना, वो तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी देशों को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दिया जाएगा। तो ये थी एनपीटी ट्रीटी। इंडिया को देखो ऐसा बोला जाता है, यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ना इंडिया को बोला था 1963 में कि भैया आप बनाना चाहते हो तो बना लो, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, बट नेहरू ने मना कर दिया था। तो एनपीटी ट्रीटी साइन हो गई, इंडिया रॉन्ग साइड में आ गया क्योंकि इंडिया ने उस समय न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए थे। अगर इंडिया ने बना लिए होते फिर इंडिया का आइसोलेशन नहीं होता न्यूक्लियर फील्ड की दुनिया में। और सिचुएशन खराब हो गई और ज्यादा जब 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ना तो देखो सफल था और ना ही असफल था, वो बीच का था। तो इंडिया ना उधर का रहा ना इधर का रहा। उसके बाद तो इंडिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए, अलग से ग्रुप बना एनएसजी, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये ग्रुप इंडिया के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद ही बना था, स्माइलिंग बुद्धा जो इंडिया ने 1974 में एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके बाद देखो इंडिया के ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए, सैंक्शंस लग गए। इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलना तो दूर, न्यूक्लियर फ्यूल भी मुश्किल से मिलने लगा। समझ गए? या तो इंडिया सफल ही हो जाता उस टेस्ट में, पूरी इंटेंसिटी के साथ इंडिया बॉम्ब क्रिएट कर लेता, तो आज नहीं तो कल दूसरे देश इंडिया को अपना लेते, लेकिन इंडिया बीच में रह गया और मैटर और ज्यादा खराब हो गया। इंडिया के बाद पाकिस्तान और चाइना, चाइना के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन पाकिस्तान और ज्यादा होस्टाइल हो गया। चाइना ने पाकिस्तान की मदद करनी स्टार्ट कर दी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में। समझ गए? फिर देखो फाइनली 1998 में हम न्यूक्लियर पावर बन गए, हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और फिर से सैंक्शंस लग गए इंडिया के ऊपर। लेकिन इस बार के जो सैंक्शंस लगे वो कुछ ही समय के लिए लगे, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा राइज हो चुका था। यूएस को ये लग रहा था कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इंडिया की जरूरत है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया। तो सैंक्शंस इस बार ज़्यादा टिक नहीं पाए। 2005 से लेकर 2008 के बीच में यूएस ने इंडिया को एकोमोडेट करना स्टार्ट किया, न्यूक्लियर रेजिम में इंडिया को एकोमोडेट करना स्टार्ट किया। यूएस से एक्स्ट्रा माइल गया इंडिया को एकोमोडेट करने के लिए। एक्स्ट्रा माइल कैसे गया? जैसे देखो एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि कैसे इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन भी रख सकता है, लेकिन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी दूसरे देशों के साथ में कर सकता है। तो यूएसए ने अपना डोमेस्टिक कानून भी चेंज किया, इंटरनेशनल नॉर्म्स चेंज किए इंडिया को एकोमोडेट करने के लिए। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन मतलब न्यूक्लियर पावर जनरेट करने वाली टेक्नोलॉजी, फ्यूल जो इंडिया को डिनाई की गई थी 1970 से लेकर अभी तक, वो इंडिया को मिलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन हमने ना हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। 2010 में एक एक्ट लाके, ये सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये एक्ट जो हम लेकर आए ना, ये बहुत फद्दू एक्ट था, राइटर बोलते हैं ऐसा। कैसे खराब एक्ट था ये? खराब एक्ट देखो इसलिए था, आमतौर पे ना इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहते हैं अगर न्यूक्लियर प्लांट में कोई भी हादसा हो जाए ना तो लायबिलिटी होती है ऑपरेटर की, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है। बट इस एक्ट में ना ये प्रोविजन कर दिया गया कि ना ऑपरेटर भी केस कर सकता है उस सप्लायर के अगेंस्ट जिसने इक्विपमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए वो सप्लाई किए हैं। मतलब जो सप्लायर हैं उनकी भी लायबिलिटी फिक्स होगी अगर न्यूक्लियर हादसा हो जाता है तो फिर यूएस की जो कंपनीज थे जैसे जीई या फिर वेस्टिंग हाउस, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, सप्लाई करना चाहते थे रिएक्टर वगैरह, वो पीछे हट गए। उन्होंने बोला भैया हमारी किस प्रकार की लायबिलिटी, इंटरनेशनल नॉर्म यही है कि ऑपरेटर की लायबिलिटी है, सप्लायर की थोड़ी ना लायबिलिटी है, तो हम नहीं आएंगे। फिर तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ एश्योरेंस देने की कोशिश की, आप चिंता मत करिए, लेकिन उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। यूएस की कंपनीज ने साफ साफ आने से मना कर दिया इस एक्ट के कारण कि हम नहीं आएंगे।
तो अब 10 साल बीत गए, 2014 से 10-11 साल बीत गए। अब सरकार को समझ में आ गया है कि 2010 का ये जो एक्ट है इसको थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा और बाहर की कंपनीज को भरोसा देना पड़ेगा कि भैया आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब वो कंपनीज आएंगी और हमारे देश में न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी। फिर दूसरे एक्ट की बात की जाती है, दूसरा एक्ट ये वाला एटॉमिक एनर्जी एक्ट। देखो ये एक्ट 1962 में आया था। उस समय ये बोला गया था इस एक्ट में कि सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी एटॉमिक एनर्जी में। चलो उस टाइम के हिसाब से मान भी लिया कि ये एक्ट सही था, बट आज के हिसाब से ये एक्ट सही नहीं है। आज के समय में देखो न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में हमें चाहिए कैपिटल, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इतना पैसा नहीं लगा सकता। आज के समय में हमें चाहिए इनोवेशन तभी आएंगे जब प्राइवेट कंपनीज आएंगी, जैसे जियो और वो प्राइवेट कंपनीज आई हैं, एयरटेल वगैरह, तब इनोवेशन आया है। तो इस वजह से राइटर बोलते हैं देखो 1962 के हिसाब से सरकार कहती थी मोनोपोली होनी चाहिए, वो बात सही थी, आज सही नहीं है। आज टाटा, गोदरेज, एल&टी, BHEL, ये जो कंपनीज है ना, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये हर प्रकार के क्रिटिकल इक्विपमेंट्स एटॉमिक पावर प्लांट्स के लिए सरकार को सप्लाई कर रहे हैं। अगर सरकार इनको इजाजत दे ना तो ये कंपनीज न्यूक्लियर पावर भी जनरेट कर सकती हैं। बस थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनको दे सकता है। राइटर बोलते हैं सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसरो का। इसरो, आपको पता है इसरो ने अपने रास्ते अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए हैं। तो राइटर बोलते हैं जैसे देखो इसरो का एग्जांपल आप देखो, स्पेस सेक्टर थोड़ा सा खुला प्राइवेट सेक्टर के लिए, और किस प्रकार से स्पेस सेक्टर में धड़ाधड़ R&D होना स्टार्ट हो गई, प्राइवेट एंटिटीज इमर्ज होके आ गई, रॉकेट वगैरह बनने लग गए। तो उसी प्रकार से अगर न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाता है ना, तो फिर देखो जबरदस्त रिसर्च होगी न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में और ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में इस्टेब्लिश होंगे। तो लास्ट में राइटर कंक्लूजन में यही बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट और वो जो सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इन दोनों को अमेंड कर दो। और ये जो एजेंसीज है ना हमारे देश में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसरो, DRDO, इनको फोकस करने दो सिर्फ रिसर्च पे। आप R&D करिए, प्रोडक्शन वाला जो काम है वो प्राइवेट कंपनीज पे छोड़ दीजिए, समझे। तो ये सरकार को करना चाहिए कि कोर काम पे फोकस कर सकें ये सब। और एक बार टेक्नोलॉजी आ गई, R&D हो गई, फिर तो देखो ये जो प्रोडक्शन वगैरह करना है इसमें क्या जोर आता है। ये प्रोडक्शन वाला काम तो दे दो ना प्राइवेट कंपनीज को, वो जल्दी स्केल अप कर देंगे, उनके पास कैपिटल है, इनोवेशन ला सकते हैं और ऑपरेशन ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैसे देखो बैगर थाई नेबर पॉलिसी से ना पूरे ग्लोबल ट्रेड को नुकसान होता है। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो टर्म है ना और कंसेप्ट है बैगर थाई नेबर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं आपको ना एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ ये कंसेप्ट है क्या। मान लीजिए दो लोग हैं, महेश और सुरेश। महेश का एग्जाम्पल फिर से हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझाने के लिए ज़रूरी है। तो महेश और सुरेश दोनों देखो, मान लीजिए ना जूस बेचते हैं या फिर कोई एक ही चीज़ बेचते हैं। तो ना अब क्या है, महेश चाहता है कि वो ना सुरेश से उसका माल ज़्यादा बिके, यानी जूस ज़्यादा बिके। तो वो ना अपने जूस का जो प्राइस है वो कम कर देता है। क्या करता है, महेश अपने जूस का प्राइस पहले 60 रुपये था, दोनों 60 रुपये के रेट पे बेचते थे, लेकिन महेश इसे 30 रुपये के रेट पे बेचने लगता है। क्योंकि ना महेश को ये लगता है कि मैं अपना जूस का प्राइस कम करूंगा तो शाम जो सुरेश है, सुरेश के कस्टमर्स मेरे पास में आ जाएंगे और मेरा जो जूस है वो ज़्यादा बिकेगा। यानी यहाँ पे जो महेश की सोच है ना वो ये है कि मुझे अगर अपना फ़ायदा करना है ना तो सुरेश का नुकसान होगा तभी मेरा फ़ायदा हो सकता है। प्राइस कम कर दिया महेश ने, महेश को तो फ़ायदा हुआ लेकिन बदले में नुकसान किसे हुआ, सुरेश को। समझ गए। तो महेश की सोच यहाँ पे छोटी सोच है। महेश कुछ ऐसा सोचता कि यार जूस की क्वालिटी बढ़िया करें, दूर दूर से लोग हमारे दोनों की दुकानों पे आएं, वैसी सोच नहीं है महेश की। महेश की सोच ये है कुछ ऐसा काम हम करें, फॉर एग्जांपल प्राइस को कम करें जिससे हमें तो फायदा हो जाए बट सामने वाले को, जिसकी दुकान मेरे साथ में है, उसको नुकसान हो जाए। यही है मतलब बैगर थाई नेबर का, मतलब पड़ोसी को भिखारी बनाओ, खुद का फायदा करो।
ये जो टर्म है ना, ये बैगर थाई नेबर, ये देखो एडम स्मिथ ने दिया था अपनी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में। कब आई थी ये बुक? 1776 में। कब आई थी? 1776 में। एडम स्मिथ देखो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने ना इस टर्म का यूज किया था मर्केंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए। मर्केंटलिस्ट ये वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं एक्सपोर्ट ज्यादा करो और इंपोर्ट कम करो। मर्केंटलिस्ट की सोच देखो ये थी कि एक कंट्री ना तभी अमीर हो सकता है जब वो दूसरे देशों से ज्यादा माल बेचे और दूसरे देशों से माल कम खरीदे। समझ गए? मर्केंटलिस्ट की सोच ये होती थी दूसरे देशों को माल ज्यादा एक्सपोर्ट करो, ज्यादा बेचो और उनसे खरीदो कम, इससे हम ट्रेड सरप्लस में रहेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। तो एडम स्मिथ ने बोला कि ये भैया आपकी जो सोच है ये गलत है। एडम स्मिथ के हिसाब से अगर देखो फ्री ट्रेड भी होता है ना दो देशों के बीच में, तो इससे ना लॉन्ग टर्म में सभी देशों का फायदा होगा। तो ये जो बैगर थाई नेबर पॉलिसीज होती है ना, बेसिकली देखो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एक कंट्री अपनी ऐसी पॉलिसीज अपनाता है जिससे घर की घरेलू इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिले, उनको फायदा हो और दूसरे कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट होता है ना उसको नुकसान हो। अब बैगर थाई नेबर पॉलिसीज के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एक है ट्रेड वार। जैसे यूएसए ने क्या किया, ट्रंप ने आते ही चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब जो चीज पहले यूएस में आती थी चाइना से इंपोर्ट होकर 100 रुपए की, अब मान लीजिए ट्रंप ने उस पर 25% टैक्स लगा दिया, तो यूएसए में वो बिकेगी अब चाइना की चीज 125 रुपए में। 25% टैक्स लगने की वजह से तो महंगी हो गई ना चाइना की चीज। महंगी होने की वजह से कंज्यूमर्स उसे परचेज नहीं करेंगे और सेम चीज यूएसए की ज्यादा बिकेगी यूएसए के अंदर, ना कि चाइना की, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पे तो 25% टैक्स लगा दिया। बट देखो होता क्या है, जब कोई एक देश दूसरे देश पे टैक्स लगाता है ना, टैरिफ लगाता है इंपोर्ट होने वाले माल पे, तो सामने वाला देश भी ना रिटालिएट करता है। जैसे इस केस में चाइना ने भी रिटालिएट किया है। चाइना ने भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पे टैरिफ लगा दिया है। तो ये ट्रेड वार स्टार्ट हो गया चाइना और यूएसए के बीच में। बट देखो इस ट्रेड वार से ना दोनों देशों को नुकसान होगा। समझ गए? ना सिर्फ यूएस को बल्कि चाइना को भी नुकसान होगा इस ट्रेड वार से। तो ये तो एक मेथड है कैसे बैगर थाई नेबर पॉलिसीज अपनाई जाती हैं। जैसे यूएसए ने क्या किया, चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पे टैरिफ लगाया। तो यूएसए क्या चाहता था? यही तो चाहता था कि मैं अपना फायदा कर लूं, मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के माल ज्यादा बिके, जबकि नुकसान किसको? चाइना को। अब देखो बैगर थाई नेबर पॉलिसीज का ना एक और एग्जांपल है करेंसी वार। करेंसी वार क्या होता है, इसमें एक देश ना अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देता है जानबूझ के। जैसे चाइना पे ऐसे आरोप बहुत लगते हैं कि चाइना जो युआन है उसकी वैल्यू कम करके रखता है। ऐसा चाइना क्यों करता है? क्योंकि देखो चाइना की करेंसी की वैल्यू कम होगी ना तो चाइना से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। कैसे? सिंपल एग्जांपल देखिए ना, $1 की कीमत मान लीजिए पहले 50 रुपए है और दूसरे केस में $1 की जो कीमत है वो 60 रुपए है। तो यूएसए वाले ज्यादा माल इंडिया से इंपोर्ट कर सकेंगे अगर $1 की वैल्यू 60 रुपए है, तो मतलब एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। एक्सपोर्ट सस्ता हो गया तो बाहर के देश ज्यादा इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। समझ गए? तो करेंसी की वैल्यू जब कम हो जाती है ना तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और करेंसी की वैल्यू बढ़ने पे इंपोर्ट महंगा हो जाता है। पहले केस में हमें यूएसए से कोई $1 का माल खरीदने के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन जब बढ़ गई, रुपए की वैल्यू घट गई यानी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, तो फिर $1 का माल खरीदने के लिए हमें 60 रुपए देने पड़ेंगे, यानी दूसरे देश से हमारा इंडिया में इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो गया। ये होता है करेंसी डिवैल्यूएशन से। बट देखो जब एक देश अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है ना तो फिर देखो टिट फॉर टैट देखने को मिलता है। करेंसी वार भी स्टार्ट हो जाता है कई बार, जैसे 1990s में स्टार्ट हो गया था। और एक मेजर फैक्टर था करेंसी वार की एशियन कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय आए थे, क्योंकि कई एशियन कंट्रीज ने ना अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत कम कर दी थी जिससे उनका एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस।
और एग्जांपल आपको बता देता हूं बैगर थाई नेबर के। एक है इंपोर्ट कोटा। एक कंट्री ना दूसरे कंट्री से आने वाले गुड्स की ना क्वांटिटी की लिमिट डिसाइड कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर देखो इंडिया चाइना से इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की ना क्वांटिटी लिमिट तय कर दे कि हम सिर्फ 1 लाख खिलौने मंगवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, तो फिर देखो चाइनीज टॉयज सिर्फ 1 लाख की संख्या में इंडिया में आ सकेंगे, उसके बाद नहीं आ सकेंगे। तो ये क्या है, हमने ना इंपोर्ट का कोटा डिसाइड कर लिया कि सिर्फ इतना हम मंगवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे। समझ गए। सब्सिडीज भी एक एग्जाम्पल है बैगर थाई नेबर का। एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ना फाइनेंशियल हेल्प देता है। चाइना ये बहुत ज़्यादा करता है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया अपने किसानों को सब्सिडी देता है ताकि किसानों को कम लागत आए प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। प्रोडक्शन कॉस्ट किसानों की कम होगी तो वो कम रेट पे अपनी जो फसल है ना वो बेच पाएंगे। कम रेट पे बेच पाएंगे तो इसका मतलब फसल ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी। समझ गए। ये भी एक एग्जाम्पल है बैगर थाई नेबर का। अब देखो इस प्रकार की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के पक्ष में ना कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, मतलब सपोर्टर्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के पक्ष में। वो कहते हैं कि देखो ये पॉलिसीज ना डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, मोबाइल फोन पहले हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे चाइना से, लेकिन पहले सरकार ने क्या किया, चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पे टैरिफ इंक्रीज किया और फिर थोड़ी रियायतें दी जो डोमेस्टिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। तो फायदा इसका ये हुआ, ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और डोमेस्टिकली हम काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने लगे। हालांकि एक आरोप ये लगता है कि हम सिर्फ असेंबल करते हैं, पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी इंडिया में नहीं होती। लेकिन कुल मिला के मोबाइल इंडस्ट्री हमारे देश में डेवलप हुई, कुछ हद तक काफ़ी जॉब जनरेट हुई। तो मतलब क्या है, वो लोग जो बैगर थाई नेबर को सपोर्ट करते हैं ना, वो बोलते हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज से फ़ायदा होता है, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बचती हैं और जॉब जनरेट होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देश में ज़्यादा होती हैं। और कई सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी से पर्सपेक्टिव से। मतलब नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, ज़्यादातर आइटम्स में दूसरे देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यह हमने कोविड-19 की महामारी के दौरान देख भी लिया कि डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर सही नहीं है, तो इसलिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सही हैं। लेकिन देखो दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स है ना, वो ये बोलते हैं बैगर थाई नेबर पॉलिसीज से ना सभी देशों का नुकसान होता है, खास करके वो देश जो देखो रिटालिएशन करते हैं। जैसे इस केस में चाइना ने यूएसए का जवाब दिया है, चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया है यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर। अब देखो इससे क्या होगा, चाइना ने टैरिफ लगा दिया, यूएस ने भी टैरिफ लगा दिया। अब वो आइटम जो यूएस में इंपोर्ट होती थी चाइना से, उन पे टैरिफ लग गया ज़्यादा, मतलब वो प्रोडक्ट अब यूएस में महंगे बिकेंगे और यूएसए के प्रोडक्ट्स भी चाइना में अब महंगे बिकेंगे। तो नुकसान किसको हुआ, कंज्यूमर्स को हुआ। दूसरा, चाइना के प्रोडक्ट महंगे बिकेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया। उनको लगता है कि यार टैक्स तो लग ही रहा है चाइना के प्रोडक्ट्स पे, अब क्या ही R&D करें, काम चल रहा है अपना, ठीक है। अगर लोकल कंपनी, यूएस की लोकल कंपनी अगर कंपटीशन फील करती चाइना के प्रोडक्ट से तो वो ज़्यादा R&D करती, ज़्यादा इनोवेशन लेके आती। बट अब उसका डर खत्म हो गया, उसको ये लगता है कि मुझे बचाने वाला ट्रंप है, ट्रंप अपने आप टैरिफ लगा देगा और हमारे प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे, R&D करने की जरूरत नहीं है। हमेशा देखो कंपटीशन में ज़्यादा इनोवेशन आता है, कंपटीशन में ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। लेकिन जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कोई देश अपनाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का मोटिवेशन फिर खत्म हो जाता है इनोवेशन लाने का, क्योंकि उसका कंपटीशन तो है नहीं अब बाहरी देशों के प्रोडक्ट से। वो तो टैरिफ लगा के उनका कंपटीशन खत्म कर दिया। तो ये क्रिटिक्स बोलते हैं कंज्यूमर को नुकसान होता है, कंपटीशन ना पैदा होने की वजह से इनोवेशन नहीं आता है, ग्लोबल ट्रेड कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में नुकसान ही नुकसान है। समझ गए। राइटर तो देखो ये भी बोलते हैं जैसे चाइना को ना जवाब नहीं देना चाहिए था यूएस की पॉलिसी के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना को अपना फायदा नुकसान देखना चाहिए था। यूएसए का माल अगर चाइना में महंगा बिकेगा तो इससे चाइना के कंज्यूमर्स को भी नुकसान है।
राइटर तो ये भी बोलते थे हम कि जैसे चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है ना, कम कर देता है यूएस डॉलर के मुकाबले में, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके। तो अगर यूएस से भी अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है ना एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए, तो इसका जवाब चाइना को नहीं देना चाहिए, बल्कि अच्छा है ना, चाइनीज कंज्यूमर्स को फायदा होगा। अगर यूएस से अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करता है तो चाइनीज कंज्यूमर्स को सस्ता माल बिक जाएगा यूएस वाला। समझ गए? कुल मिलाकर देखो, राइटर ये बोलना चाहते हैं, एक देश अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाए भी ना, तो दूसरे देश को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है जब वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का जवाब देता है। तो ये पूरा बेगर थाई नेबर वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बजट में हेल्थ केयर से संबंधित प्रोविजंस के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। राइटर देखो, अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर हैं प्रताप रेड्डी। तो ये ना तारीफ करते हैं सरकार की कि इस बार हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, और हेल्थ पे जो फोकस किया गया है इससे ना सिर्फ इंडिया देखो एक ग्लोबल हब बनेगा हेल्थ केयर के लिए, मतलब दूसरे देशों से पेशेंट्स आएंगे इंडिया में इलाज करवाने के लिए, बल्कि देखो इंडिया हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी तैयार करेगा। तो एक टर्म यूज करते हैं वो हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। हील इन इंडिया मतलब पेशेंट्स आके इलाज करवाएंगे इंडिया में, तो हील इन इंडिया। हील बाय इंडिया मतलब इंडिया से डॉक्टर्स जाएंगे, नर्सिस जाएंगी दूसरे देशों में वहां पे इलाज करने के लिए, तो ये है हील बाय इंडिया। समझ गए? तो इस बार के बजट में 90,958 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं हेल्थ के लिए, और 75,000 मेडिकल सीट्स इंक्रीज की जाएंगी आने वाले 5 सालों में। इसके अलावा डे केयर कैंसर सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट, 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर सेंटर होंगे जहां दिन में लोग कैंसर का डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ये सब करवा सकेंगे। तो ये जो प्रोविजंस है ना, ये हेल्थ केयर को ना सिर्फ एक्सेसिबल बनाएंगे बल्कि अफोर्डेबल भी बनाएंगे। 10,000 मेडिकल सीट तो अकेले फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऐड होंगी। और राइटर बोलते हैं देखो, हमने एक ना बड़ी जर्नी तय कर ली है। 1980s में हमारे देश में बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, लेकिन आज इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हेल्थ केयर का, ये देखो किसी मिरेकल यानी चमत्कार से कम नहीं है। राइटर बोलते हैं, मैंने 2 सजेशन दिए थे प्रधानमंत्री मोदी को। एक तो इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनाना है, दूसरा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है उसे दूर करना है। राइटर बोलते हैं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी का, मेरे दोनों सजेशन जो हैं वो मान लिए हैं। जैसे इंडिया को हेल्थ केयर के मामले में ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना है, इस दिशा में सरकार ने बोला है कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर काम करेगी। सरकार वीज़ा प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेगी ताकि इलाज करवाने के लिए इंडिया में आने वाले लोगों को वीज़ा संबंधी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जल्दी से वो इंडिया में आ सकें इलाज करवाने के लिए। और एक बात वो भी थी ना, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था मेडिकल टूरिज्म में, कि वो लोग जो ब्रोकर होते हैं जो विदेशों में बैठे पेशेंट्स का कॉन्टैक्ट करवाते हैं लोकल हॉस्पिटल्स के साथ, उन ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि ऐसा ना हो कि वो इंडिया की इमेज खराब कर दें लालच के चलते। मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना है ना, तो ऐसे ब्रोकर्स को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। यहाँ पे गाइडलाइंस ज़रूरी हैं ताकि एथिक्स को प्रमोट किया जा सके, वो सब चीज़ें। और दूसरा देखो, मेडिकल सीट्स इंक्रीज़ की हैं, तो इसका मतलब सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे देश में बने। फिर ये कैंसर वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन वाला पॉइंट है, 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। और ये जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स है यूज़ होती हैं कैंसर के इलाज के लिए, रेयर डिजीज़ के इलाज के लिए या फिर दूसरे डिजीज़ के इलाज के लिए, तो इससे हज़ारों पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। इसके अलावा सरकार ने एक चीज़ पे फोकस किया है कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में, एआई और डिजिटल हेल्थ। तो राइटर बोलते हैं ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है कि सरकार अब फोकस कर रही है कि हेल्थ सेक्टर में एआई और डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल हो। तो इससे ना इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना पूरी तरह से बदल जाएगा। सरकार नए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश कर रही है। ये नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्या करेंगे, ये देखो डायग्नोस्टिक में
जैसे डिजीज़ वगैरह का टेस्ट होता है, तो टेस्टिंग में, ट्रीटमेंट में, रिसर्च में इनोवेशन लेके आएंगे ये नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो पेशेंट केयर में इंडिया ना मॉडर्न और एडवांस्ड सॉल्यूशंस लाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर राइटर बोलते हैं, खुद अपोलो के फाउंडर है ना राइटर, अपोलो हॉस्पिटल्स के, तो राइटर बोलते हैं अपोलो पहला ऐसा हॉस्पिटल बना देश में जो प्रोटोन थेरेपी को लेके आया एडवांस कैंसर केयर के लिए। प्रोटोन थेरेपी क्या करती है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको टारगेट करती है सीधा, तो साइड इफेक्ट कम होते हैं। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, सरकार ने देखो इस बजट में दिखा दिया है हेल्थ केयर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है नेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का। और इस बार के जो प्रोविजंस हैं बजट में हेल्थ से संबंधित वो दिखाते हैं कि सरकार कितना ज़्यादा सीरियस है हेल्थ केयर को लेके। जब ये 3 प्रोग्राम एक साथ चलेंगे ना, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, इनोवेशन ड्रिवन हेल्थ केयर, मतलब ऐसी हेल्थ केयर जिसमें इनोवेशन हो, तो फिर देखो इंडिया नए नए ग्लोबल बेंचमार्क इस्टेब्लिश करेगा और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स इंडिया में होंगे हेल्थ केयर से संबंधित। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें राइटर बोल देते हैं बजट से संबंधित। अब वो बोलेंगे ही, उनको बिजनेस करना है अपना। तो ये पूरा आज का हमारा डिस्कशन था। आज हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए? हमने सबसे पहले न्यूक्लियर जर्नी वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि कैसे हम पिछड़ गए। शुरुआत हमने अच्छी की थी। पहला एशिया में दूसरे नंबर वाला देश था इंडिया जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश किया तारापुर में। और 1970 में हमने टारगेट भी रख दिया था कि हम 2000 आते आते 1 लाख मेगावाट, 10,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर इस्टेब्लिश करेंगे, कैपेसिटी इतनी। लेकिन हम नहीं कर पाए। अब सरकार ने टारगेट रखा है 2047 से पहले हम 1 लाख न्यूक्लियर एनर्जी वाली जो कैपेसिटी है वो इंस्टॉल करेंगे। तो कहाँ दिक्कत रह गई? दिक्कत एक तो देखो ये रह गई कि 1970s में ना एनपीटी ट्रीटी आ गई थी। तो एनपीटी ट्रीटी में तब तक इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन हासिल करे नहीं थे, तो इंडिया को दिक्कत हो गई। बाद में 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, उसके बाद तो हमारे ऊपर और सैंक्शंस लग गए। लेकिन देखो सैंक्शंस लग गए 1998 में फाइनली हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। उसके बाद सैंक्शंस लगे लेकिन टिक नहीं पाए। 2005 से लेकर 2008 के बीच में यूएस ने हमें काफ़ी एकोमोडेट कर लिया। लेकिन 2 एक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा न्यूक्लियर पावर नहीं जनरेट कर सके। एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और दूसरा 2010 वाला सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट वाला, जिसकी वजह से जो सप्लायर हैं उसकी भी लाइबिलिटी फिक्स हो सकती थी। तो इस वजह से सप्लायर आए नहीं इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करने। तो अब सरकार ने कहा कि दोनों हम चेंज करेंगे, अच्छी चीज़ है। फिर हमने ये बैगर थाई नेबर वाला कंसेप्ट डिस्कस किया कि एक देश को लगता है कि दूसरे का नुकसान करके वो अपना फ़ायदा कर सकता है। तो एडम स्मिथ ने ये कंसेप्ट दिया था। मर्केंटलिस्ट जो थे वो ये सोचते थे एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, ट्रेड सरप्लस होगा। बैगर थाई नेबर का कंसेप्ट देखने को मिलता है ट्रेड वार्स में, करेंसी वार में, इंपोर्ट कोटा में सब्सिडी दे के। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही है, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट होती हैं, और दूसरे बोलते हैं कि नहीं, इससे सारे देश ही गरीब होते हैं, टिट फॉर टैट से ग्लोबल ट्रेड घट जाता है, ग्रेट डिप्रेशन आया था इसी की वजह से आया था। समझ गए? तो ये सारे रीजन हैं। और एग्जाम्पल अभी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार देखने को मिल रहा है। फिर हमने ये हेल्थ केयर सेक्टर वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया था। अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, राइटर बोलते हैं बजट में इस साल के 90,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। मेडिकल सीट्स आने वाले 5 सालों में इंक्रीज की जाएगी। 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स, कस्टम ड्यूटी में एग्जाम्पशन दी गई है। 13 नए पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। 1980s में हमारे देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर था और आज अलग है, बढ़िया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो काफ़ी आगे हम आ चुके हैं। तो राइटर यही बोलते हैं कि एआई और डिजिटल हेल्थ पे अब फोकस होगा तो इनोवेशन आएगी। और वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल करिएगा, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया और इनोवेशन ड्रिवन हेल्थ केयर। ये टर्म आप इस्तेमाल करिएगा आंसर राइटिंग में। तो इनसे इंडिया एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेगा हेल्थ केयर के सेक्टर में। तो ये तीनों आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है बैगर थाई नेबर वाला। ये 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।